अच्छा जी। तो आज आखिरी क्लास है, मतलब कुछ बातें इसमें जरा करेंगे रीडिंग के हवाले से। क्योंकि अगर हम एक दफा रिव्यू करें जो चीजें हमने देखी हैं, तो इब्तिदा में हमने सर्फ से रिलेटेड कुछ मबाहिस पढ़ी थी पहले सेमेस्टर में। फेल कितनी टाइप्स का है, और हर फेल के सीगे क्या होते हैं, फेल के औजान क्या है, इस पे हमने बात की थी। और उसके बाद फिर हमने जुमले को जब पढ़ा तो उसमें मेजर जो चीज़ है समझने वाली वो एराब है। वो अल्लाह का शुक्र है, हमने उस पर काफ़ी टाइम लगाया है एराब समझने में, अलामात एराब क्या क्या होती हैं। और इसी तरह जो जुमला इसमी और फेलियर का स्ट्रक्चर है, मुरक्कबात नाकिस हैं, बस यही चीज़ें हैं जो बेसिक ग्रामर में इंक्लूडेड हैं, जो आती हों तो उसके बाद आप कम्प्रीहेंड कर सकते हैं। अब वैसे तो जाहिर बात है और भी ग्रामर में बहुत कुछ है जो वक्त के साथ साथ सीखना चाहिए, लेकिन फिल वक्त आपको उससे ज्यादा फोकस इस पे करना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है आप इसको प्रैक्टिस करें थ्रू टेक्स्ट रीडिंग। तो रीडिंग मैं चाहूंगा कि उसके कुछ रिसोर्सेज मैं आपसे जैसे शेयर करूं, ताकि आप उसको बाद में भी अपनी प्रैक्टिस में रखें, जबान पढ़ते रहें। और दूसरा मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक जैसे गलत फहमी है, तो उस वजह से अक्सर अरबी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक विशेष सर्कल में रहते हैं कि वो हमेशा बस ग्रामर ही पढ़ते चले जाते हैं। और ग्रामर उन्हें मतलब चीजें अगर समझ नहीं आ रही होती, जैसे जबान अगर नहीं समझ पा रहे या किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा है, तो वो उसकी वजह ये समझते हैं कि चूंकि उनको ग्रामर के कवायद नहीं आते, या वो उसकी एप्लीकेशन अभी इतनी अच्छी नहीं कर सकते, या उन्हें कवायद भूल जाते हैं। तो वो हमेशा अपनी वीकनेस इसी में आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एक इसी चक्कर में लगे रहते हैं स्टूडेंट्स के, वो ग्रामर पढ़ते रहे। तो कभी एक बुक पढ़ेंगे, फिर दूसरी बुक ग्रामर की शुरू करेंगे, या एक कोर्स किया है उसके बाद फिर एक और कोर्स करेंगे। मैंने इस तरह यानी बहुत से स्टूडेंट्स को देखा कि वो इसी रूटीन में ही रहते हैं कि जस्ट वो एक ही चीज को फोकस कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली गलती है, ये हम आइडेंटिफाई गलत कर रहे हैं। अगर हम जबान नहीं समझ पा रहे तो उसमें मसला ये नहीं है कि ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कमजोर है या वो नहीं आती। ग्रामर की ये बेसिक्स हैं। अगर ये मतलब आपको सिर्फ अगर दो चीजें पता हो सर्फ में, वो औजान आपको पता हो, फेल का नहीं अगर आप सीधा पहचान सकते हो, और नहव में अगर आपको एराब का सिस्टम पता है, उसके बाद आपको अगर और कुछ भी नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आप जुमले को कम्प्रीहेंड कर सकते हैं। जो असल मसला है जिसमें हम लोग कमजोर होते हैं वो इसमें है कि हमें जबान का इतना एक्सपोजर नहीं होता, हमने अरबी उतनी सुनी नहीं होती या पढ़ी नहीं होती। उस वजह से चूंकि अरबी के साथ ज्यादा टाइम हमारा नहीं गुजरा होता, तो जहन में वो आदतें डेवलप नहीं हुई होती कि उसको कैसे वो समझे। तो अगर आप ग्रामर बिल्कुल भी अगर आपने ना पढ़ी हो ना, और आप वैसी कोई टेक्स्ट उठा के देखें, कुछ अर्सा आप किसी जबान का टेक्स्ट पढ़ते रहें, तो आप नोट करेंगे कि जहन उसको समझने के खुद ही स्ट्रक्चर्स बना लेता है किसी भी टेक्स्ट को समझने के। वो हर आदमी के जहन अलग तरह से वर्क कर रहा होता है। तो इसलिए बस मैं यही कहूँगा कि आप इस पे ना जाइएगा कभी भी कि जैसे हम पहले अपनी ग्रामर को बहुत साउंड कर लें और मजीद उसकी कुछ किताबें पढ़ते रहें और सब कवायद आ जाए, उसके बाद हम जबान पढ़ने की तरफ आए। पहले दिन से ही जबान पढ़िए। डायरेक्ट जब आप लोग टेक्स्ट रीड करेंगे तो उससे डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं बात करने के, सेंटेंस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरह का, इसी तरह वो कैब जो है वो इंशाल्लाह बार बार जब देखेंगे तो उससे यूज टू हो जाएंगे। और अगर कोई नई चीज आती है तो आपका जहन आदी होगा कि उसको कैसे समझना है। ठीक है जी। तो अब तक मेरा ख्याल है एक चीज आपको असाइनमेंट में वो किसस नबीयीन दी गई थी ना। जी सर। हाँ, तो उसमें आप लोगों का क्या फीडबैक है, वो कितनी मुश्किल लगी, कितनी आसान लगी, या मतलब इस लेवल पे आपको क्या लगता है कि वो टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, या अगर उसमें मुश्किल होती है तो फिर कितनी कोई मुश्किल होती है, कितनी मेहनत करनी। सर ओवरऑल जैसे उसका सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो तो समझ में उसमें आ रहा था, लेकिन जैसे वर्ड टू वर्ड अगर जो ट्रांसलेशन करनी थी तो उसमें थोड़ा सा
मुश्किल होती थी कि शायद मतलब जो एक होता है ना सर कि वो टेंस हम सही करेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पेश आती थी। अदरवाइज जो जो टेक्स्ट था उसका मफहूम जिसे समझने में अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ आ जाता कि क्या। सर आवाज क्लियर है? जी जी, आवाज मतलब आप बात कर रही थी बीच में, मेरा ख्याल है म्यूट हो गया माइक शायद, या क्या के। नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि उसमें ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसको समझने में, उसका मफहूम समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जो वर्ड टू वर्ड उसमें जो जैसे कहते हैं कि हम सही जो टेंस है वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता था उसकी जो मीनिंग है वो उसको चेक करना पड़ता था कि सही कर रहे हैं इस्तेमाल या नहीं कर रहे हैं। सर ऐसे एक्सपीरियंस इसका अच्छा रहा कि वो जो ट्रांसलेशन का जो असाइनमेंट मिला था तो काफी बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे तो लगी थी सर अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह को समझने में। हम्म, ठीक है। अच्छा, उसमें तो वैसे उसमें तो असाइनमेंट वो ट्रांसलेशन की थी ना। ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो उसमें एक एडिट प्रेशर होता है। मतलब अगर वैसे सिर्फ सिंपल कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो उसमें जस्ट आप पे एक ही है ऑनर्स कि आपने उसको समझना है। और वो जाहिरी बात है, उसमें समझने में ये नहीं होता कि हर लफ्ज समझ आ रहा हो। वो हम अपनी जबान में भी अगर कोई नया टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें हर लफ्ज नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन हमें ओवरऑल पता चल रहा होता है ना कि बात क्या हो रही है, हम उसका मीनिंग क्या, एक मैसेज ले रहे होते हैं। तो लेकिन जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन के लिए स्किल बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब उसमें सिर्फ कम्प्रीहेंशन नहीं चाहिए, उसमें आपको एक एक लफ्ज का भी पता होना चाहिए। फिर वही जैसे आप कह रही हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट पता होना जरूरी है ताकि उसमें गलती ना हो। तो वो तो ठीक है कि ट्रांसलेशन पे अगर हम आएंगे तो उसमें तो जाहिर बात है थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो ट्रांसलेशन करना एक बिगिनर का काम नहीं होता, एक्सपीरियंस्ड या सीजनड आदमी का काम होता है जिसने कोई लैंग्वेज या लिटरेचर काफी ऐसा पढ़ रखा हो। तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ उस पे रीडिंग या कम्प्रीहेंशन पे रहें तो कितना परसेंट यानी आप लोग आसानी से समझ लेते हैं बगैर कोई डिक्शनरी वगैरह कंसल्ट किए? सर 60 to 70। बस बेहतरीन है। तो इसमें मैं यही है कि बस सबसे पहले तो इसी को टारगेट कीजिए, चूंकि जबान आसान है इसमें। तो प्रोसेस में बीइंग को ही एक दफा मुकम्मल जरूर पढ़े। असाइनमेंट में तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 10 पेजेस दिए हुए थे ना शायद, 8 से 10 पेजेस थे सबके। तो वैसे लेकिन ये जाहिर बात है इसके 4 हिस्से हैं, और इसके साथ फिर आखिर में सीरत नबी भी है। तो वो लेकिन जरा लंबी किताब है। तो उसको भी अगर हम कर लें शामिल तो फिर तो 5 हिस्से बनते हैं किसस नबीयीन के। तो इसमें कम से कम शुरू के 3 हिस्से तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चौथा और पांचवा जो है उसमें जाके थोड़ी सी जबान मुश्किल होती है इसकी, लेकिन जो इब्तदाई 3 हिस्से हैं उनकी जबान इसी सतह की है। तो सबसे पहले इसको तो मुकम्मल जैसे पढ़िए एक दफा ना। इसमें ये भी सहूलत है कि एराब वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी आपको बहुत दिक्कत नहीं होती है, बहुत सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा इस फेल का वजन क्या है, ये कौन से बाब से पढ़ेंगे। क्योंकि एराब जब लगे हुए हैं तो बहुत हद तक वो जो वजन वगैरह की गलती नहीं होती ना। मतलब यही है कि सिर्फ लफ्ज लगा हुआ है, चूंकि एराब तो बहुत देख के पहचानना ही है। जहाँ एराब नहीं लगा होता जिस टेक्स्ट में, तो उसमें जरा ज्यादा सोचना पड़ता है कि आपको पता है कि अगर वैसे ही कोई हर्फ जैसे लिखे हुए हैं अरबी में तो उनकी रीडिंग कई तरह से हो सकती है ना। एक ही जैसे ता आइन लाम मीम लिखा है तो उसको तालमु भी पढ़ सकते हैं, तोलमु पढ़ सकते हैं, ताल्लम पढ़ सकते हैं, ताल्लमक, बहुत सारी उसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इसी किताब को लीजिए और उसके बाद भी वो टेक्स्ट पढ़ें जो एराब जिस पे लगा हुआ हो शुरू में। ऐसे टेक्स्ट पे भी हाथ न डालिएगा जिसमें एराब नहीं है, क्योंकि उसमें भी दोहरी मशक्कत है। उसमें कंप्रीहेंशन अपनी जगह एक चीज है जो आपने फोकस करनी है कि आप समझ कितना रहे, लेकिन उसमें एडिड जो मुश्किल है वो ये है कि आपको साथ ही उसका एराब भी समझ, कि उसको पढ़ना कैसे। अब पढ़ने में फिर वही बात है कि उसमें वैरायटी इतनी या ऑप्शंस इतनी बन जाती है, और फिर हर किरात के मुताबिक माना भी बदल रहा होता है ना। नहीं, आप उस लफ्ज को मजहूल ले रहे हैं, मारूफ पढ़ रहे हैं, माजी पढ़ रहे हैं, मुजारे पढ़ रहे हैं, कौन से बाब से पढ़ रहे हैं, वो मानी पे भी असर अंदाज होगा।
इसलिए वो बिगिनर्स के लिए कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा टेक्स्ट पढ़े जिस पे एराब नहीं है, क्योंकि उसमें एडिट प्रेशर आ जाता है कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है कि आप पहले एराब को सोच रहे हैं, उसके बाद फिर मानी पे गौर कर रहे हैं। तो ऐसा लिटरेचर बहुत ज्यादा है हमारे पास जिस पे एराब लगा हुआ है ऑलरेडी, वो बिगिनर्स के लिए है। तो इसको पढ़िए, जैसे क़िसस नबीयीन है। इसी तरह अबुल हसन अली नदवी साहब हैं, इन्हीं की अल क़िराअतुर राशिदा के नाम से एक सीरीज है, अल क़िराअतुर राशिदा के नाम से। वो भी 3 हिस्से हैं, और उसमें जैसे इब्तिदा में तो उमूमी कुछ मज़ामीन हैं या हिकायतें हैं कुछ, और फिर उसके बाद आखिरी कुछ हिस्सों में हिंदुस्तान की तारीख। तो वो भी लेकिन बहुत आसान जबान में लिखी गई है, वो पढ़िए फिर। ठीक है। और एक और किताब है, वो अभी क्लास में भी उसको देखते हैं, रबिया बैन यदई, ये पूरा कोर्स है जो मुश्तमिल है कोई 4 हिस्सों पे, या 4 इसकी बुक्स हैं। और वो हर बुक जैसे एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे बिगिनर्स लेवल से शुरू होती है और फिर ये एडवांस या एक्सपर्ट लेवल तक जाती है। और ये अगर इसमें अगरचे टाइम बहुत लगेगा क्योंकि ये बड़ा कोर्स है, हो सकता है कि साल 2 साल लग जाए आपको पढ़ने में, लेकिन इसको एक जितना भी कर सकें मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अपने मुताले में जरूर रखें। इसमें आपको हमेशा सीखने को नई नई चीजें मिलेंगी। और ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर इसकी वोकैब आप कर लेते हैं या इसको पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट पढ़ें या सुने, तो इंशाल्लाह वो आपको 70 to 80% समझ आ रहा होगा। उसमें बहुत कम ऐसा होगा जो नया हो, क्योंकि जो भी है ऐसी वोकैब जो ज्यादा इस्तेमाल में रहती है, वो इन्होंने सब इसमें दे रखी है। ठीक है। तो इसमें जो पहली वाली किताब है, ये तो आसान है, इसमें सिर्फ कन्वर्सेशंस हैं बेसिकली। और जैसे इसमें 16 यूनिट्स हैं, हर यूनिट एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। जैसे पहले तारुफ है, फिर फैमिली का एक टॉपिक है, फिर रिहाइश पे है, फिर एवरीडे लाइफ पे है, खाने पीने पे। तो हर टॉपिक में यूनिट है, उस यूनिट में कोई उसी टॉपिक से रिलेटेड कन्वर्सेशंस होंगी, उसी से रिलेटेड ग्रामर की एक्सरसाइजेस भी हैं, स्पोकन की भी हैं, राइटिंग की भी। ये तो इसके बुक 1 का स्टाइल है। आगे जब आप बुक 2 में आते हैं तो इसमें कन्वर्सेशंस भी हैं, और फिर उसके साथ साथ इसमें रीडिंग मटेरियल भी आ जाता है। अब इस बुक में जो सबसे अच्छी चीज है इस कोर्स में, वो यही है कि हर यूनिट एक पूरे टॉपिक को कवर करता है। और मतलब जैसे आप बुक 1 करते हैं तो आप 16 एरियाज जो हैं उनको आप जैसे टच कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड आपके पास बुकैब आ जाती है। इसी तरह आप बुक 2 जब करेंगे, उसमें 16 नए यूनिट्स होंगे, यानी 16 नए मौजुआत होंगे। तो यूं करते करते अब जिंदगी के जितने भी मौजुआत हैं, जितने भी तरह की बातें हम लोग करते हैं, ये किताब आपको हर तरह की वोकैब दे देती है, हर तरह का आपको लैंग्वेज का जो स्टाइल है वो भी सिखा देती है। तो इससे ये फिर सहूलत रहती है कि उसके बाद आप कुछ भी पढ़ें, नया टेक्स्ट पढ़ें या पुराने दौर पे कोई भी टेक्स्ट पढ़ें, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होती, आप फेमिलियर होते हैं उससे। ठीक है। मिसाल के तौर पे कुछ चीज मैं अभी जैसे आपसे पढ़वाता हूँ अभी क्लास में, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितनी आसान है। अब जैसे ये बुक 2 है, ये आगे बुक 4 तक जाएगा। मैं वैसे बुक 2 को एक रैंडम जैसे मैंने लिया है कि शायद आपके लेवल पे ये आसान रहेगी। इसमें पहला जैसे यूनिट है जो सेहत और इससे रिलेटेड है कि अच्छी सेहत के लिए जो अच्छी आदत क्या हो, और सेहत का अपना ख्याल रखना है, ये इसका ओवरऑल टॉपिक है। इसमें कन्वर्सेशंस भी हैं, इसमें रीडिंग मटेरियल भी। हम कन्वर्सेशन को छोड़ते हैं, आगे इस पे चलते हैं जरा, रीडिंग पे। तो आपको देख के अंदाजा होगा कि बहुत सिंपल टेक्स्ट है। फिर इसमें ये कि तस्वीर भी हैं जिसकी मदद से बहुत समझ में आ जाता है। फिर इसमें तरह की ये है हरकत लगी हुई, और एंड पे कंप्रीहेंशन और वोकैब की अलग से डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस भी हैं, जिनकी वजह से जो आप पढ़ते हैं तो आप उसको तो आपके प्रैक्टिस में भी आ जाता है। तो अभी जैसे ये एक छोटा सा है मकाला, ये जरा पढ़ लेते हैं। ज़ैनब व मरियम सदीक़तान, क्या कह रहे हैं?
زینب اور مریم دو دوستی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پری ریڈنگ ہے، یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. ابھی بس میں ٹیکسٹ پہ آتا ہوں سیدھا. اچھا، زینب و مریم صدیقتان تتشابہان فی اشیاء کثیرہ. یہ کیا ہوگا؟ ان میں آپس میں بہت سی اشیاء چیزیں جو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. فہما تسکنان فی حی واحد. تسکن کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہونا کسی چیز کا. نہیں، مسکن کیا ہوتا ہے یا سکن؟ تو رہنے کی جگہ. ہاں، رہنے کی رہنا. جگہ. تو یہ سکن ہے، یسکن رہنا ہے. فہما تسکنان. اور حی جو ہے، حی بیسیکلی ایک ایریا کو کہتے ہیں، ایک کالونی جہاں مطلب جو بھی رہائشی آبادی ہے وہ حی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ٹاؤن ہم یوز کرتے ہیں. تو فہما تسکنان فی حی واحد، وہ دونوں. ایک ہی ان محلے دونوں میں ہاں، رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تدرسان فی جامعہ واحدہ. کو اور ایک ہی ایک ہیں. ٹھیک ہے. ولیکنہما تختلفان فی امر آخر. لیکن ایک ہاں، ٹھیک ہے. اور لیکن مختلف ہے ان دونوں میں ایک کام. ایک ہاں، ٹھیک ہے. یعنی امر آخر ایک اور چیز ہے جس میں وہ دونوں مختلف. ٹھیک ہے. اب وہ صحیح ہے، ہر لفظ چاہے نہ بھی سمجھ آ رہا ہو، اوور آل آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب نئے لفظ تو آئیں گے، ظاہر بات. فزینب نحیفہ جدا و مریم سمینہ جدا. یہ چیز مختلف ہے. زینب نحیف ہے. نحیف. کمزور سا. ہاں، نحیفہ کمزور یا پتلی، بہت پتلی دبلی. اور وہ مریم سمینہ جدا. گڈلی. سب وہ تندرست ہوگا. ہاں جی، ہاں جی. صحت مند. ٹھیک ہے. یا موٹا جیسے ہم یا فربا کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے. مریم جو ہے وہ بہت موٹی ہے، زینب بہت پتلی ہے. تريد زینب ان تکون سمینہ. زینب چاہتی ہے کہ وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے. نہیں، الٹ ہے سمینہ. وہ ویٹ لینا چاہتی ہے، وہ موٹا موٹا ہونا چاہتی ہے. ولکنها لا تستطيع. لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتی. لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے. وتريد مریم ان تکون نحیفہ. اور مریم کمزور ہونا چاہتی ہے. پتلا ہونا چاہتی ہے. پتلا ولکنها ہونا لا چاہتی تستطيع. ہے لیکن وہ اس کی استطاعت وہ بھی نہیں نہیں کر کر پاتی. سکتی. وہ پتلا ہونا چاہتی، وہ نہیں ہو پاتی. وہ موٹی ہونا چاہتی. زینب تفکر کثیرا فی هذه المشکلہ. زینب جو ہے مشکل چیزوں پر زیادہ غور کرتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت زینب بہت سوچتی ہے اس بارے میں، اس یس، کی مشکلہ مسئلے کے فکر. معنی میں پرابلم. زینب اس مسئلے پہ بہت سوچتی ہے. ماذا تفعل. کہ یہ کیسے کیا جائے. ہاں، کہ وہ کیا کرے. وزنها الآن 55 کیلا. 55 کلو ہے اس کا وزن اس وقت. ہاں، اس کا ہاں، وزن 55 کلو ہے. ہاں، اس وقت وہ 55 کلو ہے. کیف تزید وزنها. اس طرح وہ زیادہ کرے. کیسے وہ اس کو بڑھائے اپنے وزن کو. بالکل ٹھیک ہے. یجب ان یصل وزنها الى 70 کیلا. وہ 70 کلو کرنا چاہتی ہے اپنا وزن. ہاں، اور یجب ہوتا کہ یعنی ضرور ہے یا چاہیے، مطلب اس کا وزن 70 کلو ہونا چاہیے یا 70 تک جانا چاہیے. حاولت زینب وحاولت ولكنها لم تنجح. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے کانٹیکسٹ پہ بھی غور کریں نا تو سمجھ آ جائے گا، لفظ نہ بھی پتا ہو. وہ چاہتی، مطلب اس کا وزن 70 کلو پہ جانا چاہیے.
تو کیا کرے گی وہ اس کے لیے؟ حاولت وحاولت ولکنها لم تنجح. کوشش کرے گی اس کی. یس حاولت اس نے کوشش کی، زینب نے وحاولت پھر کوشش کی، یعنی بہت دفعہ کوشش کی، ولکنها لم تنجح لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے کامیاب نہیں ہو یا نہیں. گئی. ہاں ایسا کر لیا. اخذت زینب تتناول كثيرا من الطعام. زینب نے کھانا زیادہ کھانا شروع کر دیا. ہاں تأكل اللحم والخبز. انہوں نے گوشت ٹھیک ہے. کھایا، روٹی کھائی. والبیض انڈے، انڈے بھی کھانے شروع کر دیے. والارز. اب یہ ٹھیک ہے، یہ تو نیا لفظ جو آئے گا وہ تو ظاہر بات ہے دیکھنا پڑے گا نا، لیکن اوور آل میننگ تو بن رہا ہے نا کہ یہ مختلف، اتنا تو پتہ چل رہا ہے نا کہ مختلف کھانے کی چیزیں ہیں، تو اس نے یہ بھی کھانا شروع کر دیا، وہ بھی بہت کچھ کھانا شروع. ٹھیک ہے. وتشرب الحلیب وعصیر الفواکہ. ہاں دودھ اور اسی طرح فروٹ جوسز اس نے پھل پینا شروع کھانے کر دیے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا عصیر کا مطلب عصیر جوس جوس ہے، جوس یس. ٹھیک. لم تمارس زینب الریاضہ. ریاضہ کہتے ہیں ایکسرسائز کو، اور تمارس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز پریکٹس کرنا، کچھ بھی کرنا. تو لم تمارس زینب الریاضہ، زینب نے ہر قسم کی ایکسرسائز نہیں. نہیں لم آیا نا، لم تمارس. زینب نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی. ہاں زینب نے ایکسرسائز نہیں کی. وہ یہ ہے کہ زینب نے ایکسرسائز نہیں کی، مطلب کھانا پینا اس نے بہت زیادہ کر دیا لیکن اس نے ایکسرسائز نہیں کی. ورغم ذلك ظلت نحیفہ. کیا ہو سکتا ہے؟ لفظوں کا نہ بھی سمجھ آ رہا ہوں، یہ آپ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ سے کر سکتے ہیں. رغم ذلك ظلت نحیفہ. اور پھر وہ اس بات سے پریشان ہو رہی ہے کہ وہ کیوں پتلی نہیں ہو رہی. نہیں ابھی پریشان نہیں کا اس میں نہیں آیا. ظلت، ظلہ کا لفظ پڑھا ہے آپ لوگوں نے پہلے؟ ظلہ بتاتا ہے نہیں کسی چیز کی کنٹینیوٹی، تو بتاتا ہے کہ ایک حالت ہے جو مسلسل چل رہی ہے. تو رغم ذالک اس کے باوجود، یعنی اس نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود، اتنا کچھ کھانے پینے کے باوجود، ظلت نحیفہ، وہ پتلی کی پتلی رہی. ٹھیک ہے. ماذا تفعل، وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ اکلت کثیرا وشربت کثیرا ولکنها ظلت نحیفہ. بہت زیادہ کھایا، بہت زیادہ کیا، اور لیکن پھر بھی وہ لیکن پھر بھی وہ ہاں پتلی کی پتلی پتلی. رہی. ٹھیک ہے. اب آگے اس سے ڈفرینٹ ہے. تختلف مشکلت مریم عن مشکلت زینب. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ زینب مریم کی مشکل زینب کی مشکل سے مختلف ہے. ہاں مریم کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو مریم سمینہ جدا وتريد ان تكون نحیفہ. ٹھیک ہے. مریم ہاں بہت موٹی اور وہ چاہتی ہے کہ پتلی ہو پتلا جائے. ہو جائے. وہ تو وزن بھی الآن 90 کیلا. اس وقت وہ اس وقت ان کا وزن 9 سے 90 ہے نا، 9 ہے نا. ہاں تو 90 ہے، وہ اس وقت 90 کلو. کیف ينقص وزنها. وہ اپنا وزن کیسے کم کرے. ہاں یجب ان يصل وزنها الى 70 کیلا. ٹھیک ہے. یا اس جب وہ کا وزن بھی ہاں وہی ہے، اس کا وزن بھی وہ 70 پہ چاہتی ہے کہ جانا اس کا چاہیے. وزن ترکت مریم السکریات والنشویات. اب یہاں سمجھ آ رہا ہے کہ مریم نے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں نا. جی جی Yes. ٹھیک ہے. شوگر. ہاں صحیح وہی ہوگا نا، سکریات شوگر شوگرز ہیں، نشویات کاربوہائیڈریٹس ہیں. اس نے شوگر بھی لینا چھوڑ دی، کاربس بھی جتنے ہیں چھوڑ دیے. ومارست الریاضہ شہرن. ریاضہ آیا تھا ابھی ایکسرسائز یا سپورٹس کے لیے. شہر کیا ہوتا ہے؟ شہر ہاں شہر رمضان مہینہ. یہ مہینہ. ایک مہینہ رمضان. اس نے ایکسرسائز بھی کی صحیح. ایک مہینے کے لیے.
लम तस्तते मरियम, लेकिन लम तस्तते कामयाब नहीं हुई। वो नहीं कर पाई। फहिय तुहिब्बुल अक्ल, और वो लेकिन खाने वो पीने की क्योंकि शौकीन उसे है। खाना हमीना पसंद। अखज़त मरियम तअकुलु कसीरन, उसने फिर से ज्यादा ज्यादा खाना खाना शुरू शुरू कर कर दिया। फज़ादा वज़नुहा, दिया, वजन दोबारा उसका उसका वजन बढ़ और गया। बढ़ गया। वलम यनकुस। ठीक है। अब ये टेक्स्ट कितना आसान है, मतलब, और इंटरेस्टिंग भी है ना, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। यस सर। और वो कैब थोड़ी बहुत नई आएगी, लेकिन फिर भी ये कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे इस बुक को, अल अरबिया बैन यदैक को। तो इसमें हम देखें, जैसे इस तरह से कोई भी आसान सा एक रीडिंग का पैसेज होगा, उसके बाद फिर कम्प्रीहेंशन के एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर कुछ चीजें जैसे समझ ना भी आई हों इसमें, तो वो एक्सरसाइज के दौरान आ जाती है। और ये इसका पैटर्न यही है इस बुक का। हर पैसेज के साथ बाद भी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी। अ, जैसे अब ये देखिए, पहली जो एक्सरसाइज है वो ट्रू एंड फॉल्स है, उसी जो आपने पढ़ा है उसी बेस पे। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन है वो जो चेक करना चाह रहे हैं। सदीक़तान ततशाबहान मुख्तलिफान। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दो दोस्तें, उनकी शादियात और उनकी जो डिफरेंसेस और और सिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है। मुतशाबिहात और डिफरेंसेस, तख्तलिफान जो है वो उन दोनों की जो मुख्तलिफ चीज। जी बिल्कुल ठीक है। सही है कि ये जो दोनों सहेलियां हैं, ये आपस में मिलती जुलती भी हैं एक दूसरे से और मुख्तलिफ। ठीक है, ये बात दोनों में मुशाबियत भी है, इख्तिलाफ भी है, फर्क भी है, और एक जैसी बात। अच्छा, इसी तरह तुरीदु ज़ैनब यनकुस वज़नुहा। अब ये बेसिकली इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसी पे, और वो आपने वेरीफाई करना है कि ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो उसको ठीक करना है। सही है। इसी तरह अकलत ज़ैनब व शरीबत कसीरन व ज़ल्लत नहीफा। ठीक है, नहीं वही हमने जो पढ़ा था वही वाली बात। मरियम तुरीद अन तकून समीना, ज़ादा वज़न ज़ैनब व नक़स वज़न मरियम। तो हर वही जो आपने पढ़ा उसी पे उन स्टेटमेंट्स को आपने देखना है कि ठीक है या गलत। सही है। इसी तरह आगे जो है वो सवालात हैं कुछ जिनका आपने जवाब देना है मुख्तसर। जैसे माज़ा तुरीदु ज़ैनब, तो अब इसका जवाब उसी में है जो आपने पढ़ा है। इससे जैसे आपको जुमले बनाने भी आ जाएंगे, या कन्वर्सेट कैसे करते हैं अरेबिक में, वो भी इंशाल्लाह आप सीख सकते हैं इससे। ठीक है। इसी तरह माज़ा तुरीदु मरियम, मा वज़नु ज़ैनब व मा वज़नु मरियम, माज़ा फ़अलत ज़ैनब लियज़ीद वज़नुहा व माज़ा फ़अलत मरियम लियनक़ुस वज़नुहा। सही है जी। तो अब ये डेडिकेटेड है एक्सरसाइज इसी की कम्प्रीहेंशन के लिए। उसके बाद आगे फिर इसकी वोकैब पे स्पेसिफिकली उस पर फोकस करने के लिए अलग से एक्सरसाइज है। जैसे इसमें जो नए लफ्ज आए, जैसे फिर इसमें कह रहे हैं कि सिल बैनल फेल वल इस्मिल मुनासिब, कि जो फेल है उसके साथ कोई मुनासिब इसम देखिए कौन से इसमें जो हम उसके साथ मैच कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, और फिर उन दोनों से कोई जुमला बनाइए या किसी जुमले में उन दोनों लफ्जों को इस्तेमाल करें। अब जैसे यस्कुन है, तो यस्कुन के साथ कौन सा लफ्ज है जो रेलिवेंट है इस दूसरी लिस्ट में? यस्कुन रियाजा वजन बैत काम जामिया। हाँ जी। यस्कुन के साथ किस चीज का ताल्लुक बन रहा है? रियाजा का, वजन का, बैत का, काम का, या जामिया का? बैत का सर। बैत का ना, तो बस इसको फिर आगे आपने कोई जुमला बना लेना है, जैसे यस्कुन अहमद फी बैत। ठीक है। या यस्कुन अली फी बैत कबीर, इस तरह कोई भी जुमला आप बना ले। इसी तरह यदरुस के साथ क्या लफ्ज मुताल्लिक है? जामिया। जामिया। जैसे ठीक है, यदरुसु हामिद फी फिल जामिया। युमारिस, तो आम सर। नहीं, युमारिस होता है प्रैक्टिस करना किसी चीज को। प्रैक्टिस रियाजा। युमारिस रियाजा। तो जैसे हम कहेंगे कि युमारिस अली रियाजा कुल्ल यौम। ठीक है, जो हर रोज एक्सरसाइज करता है। यजीद, वजन सर। बिल्कुल सही। जैसे यजीदु वजनु मरियम।
اور یتناول طعام. طعام، ٹھیک ہے، جیسے یتناول احمد طعاما کثیرا، اس طرح سے تو ایک اسم اور فعل میچ کر رہے ہیں، پھر ان کو جملے میں لا رہے ہیں. اسی طرح دوسری ایکسرسائز جو ہے یہ بھی وہ کیب پہ جیسے دع کلمات الصندوق تحت الفعل المناسب، یہ کچھ لفظ ہیں نیچے باکس میں، ان کو آپ نے بیسیکلی یہ بتانا ہے کہ کون سی چیزیں کھانے والی کون سی پینے والی، جیسے یأکل الخبز ہے یا یشرب الحلیب ہے. تو وہ ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ کیب آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ ٹیکسٹ جب آپ پورا پڑھ لیں تو اس کے بعد وہ کیب کے ایکسرسائز کے لیے ساتھ یہ ایکسرسائزز بھی ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو اس پیٹرن پہ اس بک میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی سیکھنے کو، اور میرا خیال ہے یہ انٹرسٹنگ بھی بہت ہے. اس کے موضوعات بھی اسی طرح کے ہیں، بہت دلچسپ اور بہت سہل انداز میں. تو اگر مطلب سارا نہ بھی کر سکے، کم از کم یہ کہ جو بک 2 ہے نا یہ ضرور کر لیں. یہ بھی اگر کر لیں گے تو بہت کافی ہے. اور اگر اس کو سر سپورٹ یہ دینے ادھر کے ہی لیے ایل ایم ایس پہ بک 1 پڑھ لیں تو. ایل ایم ایس پہ شیئر کریں گے. اچھا نہیں، ایل ایم ایس پہ نہیں، اس کی اصل میں وہ اس کا سائز کافی زیادہ ہے بک کا. میں اس کا نا لنک جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں اس کو، جو ویب سائٹ کا لنک آپ سے گروپ میں شیئر کر لوں گا واٹس ایپ. پھر یہ کہ اگر جیسے بیچ میں کبھی مسئلہ ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، تو یہ بک بہت سارے لوگوں نے پڑھائی بھی ہے، ان کی ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہیں، تو آپ آن لائن جیسے دیکھ بھی سکتے ہیں اگر کبھی کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو. اور اسی طرح پھر اس میں گرامر سے ریلیٹڈ بھی ایکسرسائزز ہیں ہر یونٹ میں. اب یہ دیکھیں اسی صحت والے موضوع چل رہا ہے نا، اسی پہ باقی کنورسیشن آ رہا ہے کبھی، پھر اس کی ایکسرسائزز ہیں، پھر اس پہ گرامر جو ہے. اسی طرح لسننگ کی ایکسرسائزز بھی اس میں ہوں گی، اسپوکن کی بھی ہوں گی، پھر ایک ریڈنگ کا پیسج آ جائے گا. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. مطلب اگر آپ یہ کر لیں اب اتنی گرامر پڑھ لینے کے بعد، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کچھ بھی پڑھیں گے تو آپ بہت بہتر فیل کریں گے. اور اگر جیسے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ نہیں ہم نے قرآن پڑھنا ہے اسی کو سمجھنا ہے تو اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، تو تب بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر صرف آپ نے اسپیسیفکلی قرآن کو بھی فوکس کرنا ہے تو تب بھی یہ کتاب ضرور پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو اسٹرکچر ہے وہ کئی جگہوں پہ کمپلیکس ہے، ایک بگنر کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اگر یہ والی چیزیں جیسے پڑھ لیتے ہیں جو بالکل سمپل ٹیکسٹ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی زبان میں جیسے فلوئنسی آتی ہے اور آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں خود کو اس زبان کے ساتھ. تو ایک دفعہ اگر آپ اس سے گو تھرو کر لیں گے، اس کے بعد میرا خیال ہے آپ کو جیسے وہ اجنبیت نہیں رہے گی. یا اگر آپ قرآن بھی پڑھیں یا کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کو زیادہ اپنے قریب لگے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں اگر آپ کو جیسے ون گو میں کبھی آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سر صرف ریویژن کرنی ہے، اپنی وہ کیب وغیرہ دیکھنی ہے، آپ اس بک کے اینڈ پہ جائیں گے، آپ کو اس کا انڈیکس ملے گا جس میں مکمل جو بھی وہ کیب انہوں نے یوز کی ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہر بک کے اینڈ پہ گیون ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی وہ کیب کو ریویو کر سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ وہ کیب کر لیں تو اس کے بعد آپ کچھ بھی مزید کرنے کی ضرورت نہیں. تو پھر اس میں دونوں طرح کی، ایک تو یہ کہ ہر یونٹ کی مثلا جیسے ہم یونٹ 1 ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے، اس میں جو جو وہ کیب ہے یہ وہ انہوں نے یہاں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر یونٹ کی جو انڈیویجول وہ کیب ہے، اور اس کے بعد پھر پوری بک کی بھی اینڈ پہ. تو یہ ریویژن کے اعتبار سے بھی پھر اس کے اندر خود ایسے ٹیسٹ بھی ہیں اس بک میں جس سے آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. ہر 2 یونٹ کے بعد وہ ٹیسٹ بھی ہوگا، وہ خود آپ اس کو سالو کریں اور دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کتنا گرامر کتنی اچھی ہے، وہ کیب کتنی اچھی ہے، کمپریہنشن کیسی ہے. تو یہ ضرور کیجیے گا پلیز. اور میرا خیال ہے کہ بس آپ یہی کر لیں، قصص النبیین کر لیں اور یہ کر لیں تو یہی بہت ہے. باقی اگر کبھی مستقبل میں کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوئی تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.